जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीतिक किला अब वाकई खतरे में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने साल 2011 से लगातार राज्य पर शासन किया और 2021 में भी भारी बहुमत के साथ में सत्ता में वापसी की थी, अब एक ऐसी स्थिति में है जहां पर आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति उनके लिए बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी का मजबूत संगठनात्मक दबाव और हिंदुत्व का एजेंडा, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बागियों का विद्रोह और अब तीसरा मोर्चा बन रहा है, जिसमें दोस्तों निलंबित टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर जैसे नेता वाम दलों यानी कि सीपीआईएम और संभवतः एआईएमआईएम के साथ में भी गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। हालिया खबरों से दोस्तों साफ है कि साल 2026 के विधानसभा के चुनाव ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे कठिन चुनाव साबित होने वाला है और ममता बनर्जी को दोस्तों अब एक और तगड़ा झटका लग गया है। दरअसल कबीर मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में मजबूत पकड़ रखते हैं, इस तरीके का दावा खुद टीएमसी ही करती आई है। जो भी हुमायूं कबीर के समर्थक टीएमसी में हैं, उनका भी यह मानना है कि इन इलाकों में उनकी पकड़ अच्छी है, जहां पर राज्य की कुल आबादी का तकरीबन 30% मुस्लिम है। उनका आक्रामक अंदाज और भीड़ जुटाने की क्षमता वाम दलों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है दोस्तों, क्योंकि वाम मोर्चा पहले से कई चुनाव में लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन उसके कैडर अभी भी मौजूद हैं। अगर यह गठबंधन जमीन पर उतरता है तो तृणमूल कांग्रेस का अल्पसंख्यक वोट बैंक बढ़ जाएगा, जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का दोस्तों मानना है कि मुर्शिदाबाद जैसे जिले में वाम कैडर और कबीर की लोकप्रियता मिलकर के टीएमसी की जड़ें को और जो ममता बनर्जी की दरअसल राजनीतिक जड़ें हैं उनको हिला सकती है। बीजेपी पहले से ही पश्चिम बंगाल में मजबूत हो रही है। 2019 के लोकसभा के चुनाव और साल 2021 के विधानसभा के चुनाव में उसने अच्छा प्रदर्शन किया था और अब यह संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने में जुटी है। ममता बनर्जी पर दोस्तों भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती घोटाला, संदेश खाली घटना जैसे मुद्दों पर लगातार हमला बोला जा रहा है। बीजेपी ममता बनर्जी को तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती है, जिससे हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोस्तों बीजेपी को बंगाली भाषा और संस्कृति से जुड़ाव की कमी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा जो तमाम राजनीतिक जानकार हैं उनका मानना है। लेकिन 2026 में वो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। टीएमसी में बागियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और जो बागी हैं वो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक बहुत बड़ा राजनीतिक सबक सिखाने की फिराक में है। हुमायूं कबीर के अलावा नौशाद सिद्दीकी की इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ पहले से ही अल्पसंख्यक वोट बैंक पर दावा कर रही है। अन्य छोटे दल और असंतुष्ट नेता भी अलग अलग मोर्चे बना रहे हैं। टीएमसी के अंदर असंतोष की वजह पार्टी में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी बताई जाती है। ये बागी सीधे तौर पर ममता बनर्जी की सीटें नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वोट कटवा करके भाजपा को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचा सकते हैं। यानी कि जो वोट एक तरफा ममता को मिलता था, वो वोट जब कई हिस्सों में बटेगा तो इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा। इतना ही नहीं, तीसरा मोर्चा भी वो मजबूत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब टीएमसी बनाम भाजपा के द्विध्रुवी से बहुकोणीय बन चुकी है। अगर कबीर का जो है गठबंधन सफल होता है तो मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना जैसे जो जिले हैं उसमें तृणमूल कांग्रेस की सीटें घट जाएंगी। राज्य की 294 सीटों में बहुमत के लिए 148 चाहिए। अगर कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाती है तो हुमायूं कबीर जैसे छोटे दल किंग मेकर बन सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन विपक्ष के एकजुट होने की आशंका से पार्टी में बड़े पैमाने पर घबराहट देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी की स्थिति वाकई में नाजुक है। बीजेपी का दबाव, पार्टी के बागी और अब वाम दलों से हाथ मिलाने वाले हुमायूं कबीर जैसे नेता उन्हें हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल का चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि दोस्तों ममता बनर्जी की राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। अगर विपक्षी दल जमीन पर अच्छा गठबंधन कर पाते हैं तो ममता बनर्जी का राजनीतिक किला ढह सकता है। और यहां पर दोस्तों जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं कबीर, जिसको ममता बनर्जी ने सिर्फ एक विधायक समझने की हिमाकत की थी और हुमायूं कबीर को पार्टी से तब निलंबित कर दिया जब उन्होंने बाबरी मस्जिद की जो है नींव रखने की कहीं ना कहीं ऐलान किया था और जब
ऐलान किया उसके बाद से ही ममता बनर्जी ने उनको निलंबित कर दिया था। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि उस समय भले ही ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर की ताकत का अंदाजा ना रहा हो। वैसे हुमायूं कबीर की जब मैं ताकत का जिक्र कर रहा हूं तो इसका मतलब दोस्तों ये मत समझिएगा कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी से ऊपर जाकर के वो एक बहुत बड़े किंग मेकर साबित हो सकते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि भाजपा और ममता बनर्जी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर के उभरेगी उनकी जो नई पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसा मेरा कहने का बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो वोट एक तरफा, खास तौर पर मैं मुस्लिम समुदाय की यहां पर बात कर रहा हूं, जो 30% जो वोटर है जिस पर हुमायूं कबीर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, वो वोट सीधे तौर पर पहले ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी को चला जाता था। लेकिन अब हुमायूं कबीर का टीएमसी से अलग होना, अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी का आगाज करना, फिर वहां पर वाम दलों के साथ में गठबंधन करना, और इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल पार्टी एआईएमआईएम के साथ में भी गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। तो अगर वाम दल और हुमायूं कबीर, इनका तो ऑलरेडी टाई अप एक तरीके से मान लीजिए हो गया, अब बात सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक पार्टी एआईएमआईएम की है। अगर एआईएमआईएम भी हुमायूं कबीर के साथ में गठजोड़ करके अगर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में उतरती है तो यकीनन तौर पर जो मुस्लिम वोट बैंक है, जिसके बलबूते पर ममता बनर्जी लगातार राजनीतिक हुकार भरती हैं, सत्ता पर काबिज होने के दावे ठोकती रहती हैं, इन तमाम दावों में कहीं ना कहीं दीमक लग जाएगी। ममता बनर्जी जिन्हें यह लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर एक तरीके से उनका पारंपरिक हक सा बन गया है, हर बार मुस्लिम वोट बैंक उन्हें ही वोट देगा। लेकिन जो वाम दल, हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम के जो गठबंधन की बात चल रही है, यह ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका दे देगा। इतना ही नहीं, जमीनी तौर पर अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के एक खास तबके का यह कहना है कि वो ममता बनर्जी के रिजीम में अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें इस बात का आभास हो चुका है कि ममता बनर्जी ने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उन्हें हर बार इस्तेमाल किया है, और एक बार जब उनको इस्तेमाल कर लिया तो फिर फेंक दिया, फिर उनकी जरूरत दोबारा से इलेक्शंस के टाइम पर ही पड़ी है। वो बात अलग है कि बातों में, अपनी स्पीच में, अपने स्टेटमेंट्स में ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो मुस्लिम समुदाय की बहुत बड़ी हिमायती नेता हैं, लेकिन जमीनी तौर पर ममता का मुस्लिम समुदाय के लिए अगर हम खासतौर पर काम को लेकर के ही जिक्र कर लें तो वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। इसका जीता जागता उदाहरण हम जो केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बिल संशोधन लेकर के आया गया था, वहीं से देख लीजिए। वक्फ बिल संशोधन जब केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस किया तो ममता बनर्जी ने यह कह दिया था कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम आप लोगों के साथ में खड़े हैं और हम ये बिल वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। मुस्लिम समुदाय से हम कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे हमें नाक रगड़नी पड़े, लेकिन हम इस बिल को वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। यह ममता बनर्जी का कहना था। लेकिन जैसे ही बिल को लागू करने की जो राज्य सरकारों को एक डेडलाइन दी गई थी, जैसे ही वो डेडलाइन ब्रीच होने का समय आता है, वो डेडलाइन करीब आती है, ममता बनर्जी की राजनीतिक सुर पूरी तरीके से बदल जाते हैं और ममता को खुद आदेश देना पड़ता है कि जल्द से जल्द इस बिल को लागू करें। और ममता बनर्जी के इस निर्देश से जो पश्चिम बंगाल का मुस्लिम समुदाय है, जिसे अपना ममता बनर्जी पारंपरिक वोट बैंक समझती आई है, वो वो जो समुदाय है वो खासा नाराज हुआ। और ऐसे में वो नाराजगी तो ममता बनर्जी को झेलनी ही पड़ेगी। और अब एक नया मोर्चा बन रहा है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ। बताया जाता है कि टीएमसी में और भी कई सारे नेता हैं जो हुमायूं कबीर से संपर्क में हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ में कभी भी बगावत भी कर सकते हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।